हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पेपर 1 की मैराथन सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने सारी 10 की 10 यूनिट्स जो है कवर करी हैं आपके पेपर के लिए। काफ़ी बच्चों के पेपर अब हो भी चुके हैं, 3 दिन से आपके पेपर चल रहे हैं। 21 से स्टार्ट हुए थे, 22, 23, आज तीसरा दिन है पेपर चलते हुए। जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 2 मार्च को शेड्यूल्ड है, जैसा कि आप सबको अब तक पता चल ही चुका होगा। तो 2 मार्च के लिए भी मैंने आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको पेपर 2 इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ। जो पेपर 2 इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी यूनिट्स हम कर चुके हैं, 4 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं। लास्ट हमारी थी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर वीडियो। तो अगर आप ये सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने 1-2 घंटे के अंदर ये सारे आपकी यूनिट्स कंप्लीट करवा रखी हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 100% शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इस सीरीज़ के अंदर वो चल रहे हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक वीडियो का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं अपने 5th मैराथन सीरीज़ मैराथन की, जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको थरोली हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हमारे काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही थी। रोज़ ही मुझे कोई ना कोई नया कमेंट देखने को मिल रहा था कि मैम प्लीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स करवा दो, मैक्रो इकोनॉमिक्स करवा दो। तो लो जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं आपको, ठीक है। देन कल की क्लास में मैं आपको, यानी कि 23 फरवरी की क्लास में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवाऊंगी। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स भी करना चाहते हैं तो कल की वीडियो के लिए भी आ जाइएगा। उसके लिए आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस आउट ना कर दें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंजम्पशन थ्योरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो कंजम्पशन थ्योरीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। आपसे क्रोनोलॉजी में इसका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी में आ गया, या फिर आपसे पूछा जाता है कि ये वाली थ्योरी जो है किसने दी है, ये कंजम्पशन थ्योरी किसने दी है, इसके प्रोपाउंडर कौन है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको यहीं पर दे दिया, ठीक है। पहले ही एकदम स्टार्टिंग के अंदर ही आपको वो चीज़ मिल चुकी है कि आपकी थ्योरीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो और उनके प्रोपाउंडर्स कौन कौन से हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आपकी किसने दी है, कीन्स ने दी है, ठीक है। जॉन मेनार्ड कीन्स हमारे जो हैं, जिन्होंने केनेजियन थ्योरी हमारी दी है, उन्होंने दी है ये एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि 1936 में आई थी। नेक्स्ट इज़ रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो कि डसनबेरी ने दी है हमारी 1949 के अंदर। देन देयर कम्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, फ्रीडमैन ने दी है ये, मिल्टन फ्रीडमैन ने, देन 1957 के अंदर। देन कम्स लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, किसने दी है, एंडो एंड मॉडिकलानी ने दी है 1963 के अंदर। देन नेक्स्ट इज कंजम्पशन अंडर अनसर्टेनिटी, जिसको हम रैंडम वॉक हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ये किसने दिया है, रॉबर्ट हॉल ने दिया है इन 1978। तो ये आपकी पांचों की पांचों जो थ्योरीज हैं, इनके नाम और इनकी क्रोनोलॉजी, यानी कि आपको इनकी डेट्स और साथ ही में किसने ये थ्योरी दी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, क्लियर। चलो, अब हम एक एक करके इन सब थ्योरीज को समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को हम किस नाम से जानते हैं, और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ग्रेजुएशन वगैरह में भी किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता भी होगी ये थ्योरी, पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस आपकी क्या कहती है, ये कहती है कि जो आपकी कंजम्पशन है, ठीक है, जो आपकी कंजम्पशन है वो आपकी एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। क्या बोला यहाँ पर उन्होंने, कि आपकी जो कंजम्पशन है वो आपकी एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर एब्सोल्यूट इनकम, ठीक है। तो कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, ऐसा कहते हैं आपके कीन्स भाई साहब, ठीक है। तो अब इस थ्योरी का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि जैसे जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, किसी इंसान की इनकम बढ़ती है, तो उसके साथ उसकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ करने लगती है, ठीक है। सबसे पहला क्या बोला उन्होंने, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती है।
लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन होता है वो हमेशा कम होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 100 से 200 हो जाती है, यानी कि 100 से बढ़ी आपकी, और आपकी कंजम्पशन जो है वो 40 से 60 हुई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया है, जैसे ही आपकी इनकम 100 से 200 हो गई तो आपने कंजम्पशन अपनी 40 से 60 ही बढ़ाई। इसका मतलब आपकी कंजम्पशन कितने से बढ़ी, 20 से बढ़ी। तो आपकी कंजम्पशन कभी भी जितना इंक्रीज आपकी इनकम में हुआ है उससे ज़्यादा इंक्रीज से नहीं बढ़ेगी। क्लियर, समझ में आता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि इनकम मेरी 100 यूनिट से बढ़ रही है तो मेरी कंजम्पशन हमेशा 100 यूनिट से कम से बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो कुछ अपनी इनकम का प्रपोर्शन सेव भी करने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर मानो मेरी इनकम 100 थी, ठीक है, उसके ऊपर मैं हो सकता है 40 कंज्यूम कर रही थी, ठीक है। मैंने क्या कहा, 40 कंज्यूम कर रही थी और मैं 60 सेव कर रही थी। क्लियर। और जैसे ही मेरी 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 200 हो गई जैसे ही मेरी इनकम, तो मैंने क्या किया, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाया लेकिन 60 तक ही, ठीक है। इसका मतलब मैंने अब बाकी सेव कर लिया। सेव कितना कर लिया मैंने, 140, ठीक है। तो क्योंकि मेरी इनकम बढ़ने के साथ साथ मैंने अपनी सेविंग्स भी बढ़ा दी, इसीलिए जो मेरा इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। क्लियर, समझ में आता है ये सबको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी एमपीसी की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा किसके बीच में रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में क्यों रहेगी अब एमपीसी की वैल्यू, ये देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर बताती हूँ। चलो, तो एमपीसी की वैल्यू 0 कब होगी, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, यानी कि इट इज़ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। अब जब आपकी कंजम्पशन, ठीक है, जब आपका चेंज इन कंजम्पशन विल बी 0, यानी कि जब आपकी इनकम में कुछ भी चेंज आया, आपने कंजम्पशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, यानी कि आपका चेंज इन कंजम्पशन इज 0, तो आपकी एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एमपीसी की वैल्यू हो जाएगी, अगर चेंज इन सी आपका 0 है तो आपकी एमपीसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं कहूँ कि आपका चेंज इन सेविंग्स इज 0, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ आपका चेंज इन एस इज 0, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जितनी भी आपकी इनकम इंक्रीज हुई वो सारी आपने कंजम्पशन के ऊपर लगा दी, आपने सेव कुछ भी नहीं किया, तो वहाँ पर आपका एमपीसी कितना हो जाएगा, वहाँ पर आपका एमपीसी हो जाएगा 1। क्लियर, समझ में आता है ये सबको। चलिए, तो यही हमारी ओवरऑल क्या है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है। क्लियर। तो कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स कहते हैं कि जब एमपीसी जो है वो हमेशा एपीसी से कम होगा, ठीक है। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि ये क्या है, सी बाय वाई है। एमपीसी इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एंड एपीसी इज सी बाय वाई। एक पॉइंट ये इसमें इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, एमपीसी फॉल्स एज इनकम इंक्रीजेस, ठीक है। आपका जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होने लगती है। क्यों, क्योंकि अब आप कुछ ना कुछ सेव भी करने लगते हो, ठीक है, क्योंकि आपका एमपीएस बढ़ने लग जाता है, इसीलिए आपकी क्या कहते हैं एमपीसी जो है वो डिक्रीज करने लगती है। क्लियर है ये सबको अच्छे से। चलो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका क्या आता है पेपर के अंदर, वो ये आता है कि आपकी कीन्स ने तो क्या कहा है, एमपीसी इज लेस देन एपीसी, लेकिन पेपर में आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इफ आपका एमपीसी इज इक्वल्स टू एपीसी, ठीक है। ऐसा क्या होगा अगर हमारा एमपीसी एपीसी के बराबर हो जाए, ठीक है। एमपीसी अगर आपका एपीसी के बराबर हो जाए तो क्या होगा। पहले तो एमपीसी इज इक्वल्स टू एपीसी कॉन्सेप्ट दिया किसने, ये केनेजियंस ने दिया था, ठीक है, ये केनेजियन ने दिया था, और कीन्स ने क्या दिया था, एमपीसी इज लेस देन एपीसी। क्लियर। तो अगर एमपीसी इज इक्वल्स टू एपीसी होगा तो आपका कंजम्पशन फंक्शन कैसा दिखेगा, आपका कंजम्पशन फंक्शन दिखेगा कुछ ऐसा, सी इज इक्वल्स टू बी वाई, ठीक है। अब c इज इक्वल्स टू बी वाई, वैसे नॉर्मल आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है जो कीन्स ने दिया था वो कैसा दिखता है, वो दिखता है ऐसा, c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। इसका मतलब आपका एक सी बार है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं हमारा इंटरसेप्ट टर्म, वर्टिकल इंटरसेप्ट टर्म होती है ये हमारी। b इज एमपीसी, या फिर हम इसको अगर इकोनोमेट्रिक्स की टर्म में कहें तो ये क्या है, हमारा स्लोप कोफिशिएंट है, ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट है और ये स्लोप कोफिशिएंट है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एमपीसी एपीसी के बराबर होगा, उस केस में आपका कंजम्पशन फंक्शन कैसा दिखेगा, उस केस में आपका कंजम्पशन फंक्शन ऐसा दिखेगा, ठीक है। उस केस में आपकी सी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। आपकी सी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आपका कोई भी वर्टिकल इंटरसेप्ट नहीं होगा। आपकी जो कंजम्पशन कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है आपका कर्व, क्लियर। जो कीन्स का कर्व है वो आपका थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है दिस इज सी बार, यानी कि आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि आपकी जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर कंजम्पशन होती है, क्लियर। तो कीन्स की कहाँ से स्टार्ट होता है कंजम्पशन फंक्शन, हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट होता है एक सी बार का। लेकिन जो हमारा केनेजियन का है कंजम्पशन फंक्शन वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से होता है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन उसका कैसा दिखता है, c इज इक्वल्स टू बी वाई, क्लियर। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार पेपर के अंदर पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की तरफ। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने दी है, डुसनबेरी ने दी है। और ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कंजम्पशन जो है वो एब्सोल्यूट इनकम का फंक्शन नहीं होता, कंजम्पशन हमारा रिलेटिव इनकम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब रिलेटिव इनकम क्या है, रिलेटिव वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी से रिलेट करना होता है, ठीक है, जब हमें किन्हीं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना होता है। तो ये कहते हैं कि आपकी जो कंजम्पशन होती है वो आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो आपकी इनकम दूसरे के कंपैरिजन में कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो बात करते हैं दो तरीके के इफेक्ट्स के, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। एक है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और एक है रैचेट इफेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहता है कि अगर एक लोअर इनकम हाउस होल्ड जो है वो एक हायर इनकम हाउस होल्ड के साथ में रहता हो या उनकी लोकेलिटी में रहता हो, तो उन लोगों को अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन लोगों के जैसा ही उन लोगों को उनकी देखा देखी के अंदर उनका जो कंजम्पशन लेवल होता है वो भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम कम है, उसके हिसाब से तो उनकी कंजम्पशन क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम ही नहीं है। हम सबको पता है जब इनकम ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इनकम कम है तो कंजम्पशन कम होगी, क्लियर। और जो हाई इनकम हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी हाई इनकम है, उनकी कंजम्पशन क्या होनी चाहिए, उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम लेवल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहता है कि ये जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं ये हाई इनकम हाउस होल्ड्स की देखा देखी में अपनी कंजम्पशन क्या कर लेते हैं, बढ़ाए रखते हैं, ठीक है। ये अपनी कंजम्पशन क्या करेंगे, इमिटेट करते हैं, किससे, हाई इनकम हाई हाउस होल्ड से, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, एक शो ऑफ करने के लिए, क्लियर। तो दिस इज सिंपली डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन में वर्ड आता है ना आपका डेमो, ठीक है। डेमो क्या है कि वो देख रहे हैं कि हाई इनकम हाउस होल्ड्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी को ही फॉलो करते हुए लो इनकम वाले अपनी कंजम्पशन को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपली डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज रैचेट इफेक्ट। रैचेट इफेक्ट क्या कहता है, रैचेट इफेक्ट कहता है कि जब जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उनकी अगर हम इनकम बढ़ा दें, ठीक है, तो कंजम्पशन तो उसमें बढ़ती है, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ती है। लेकिन अगर इनकम कम हो जाए, ठीक है, तो आपकी कंजम्पशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो कम नहीं हो जाती आपकी इनकम कम हो जाने के साथ। समझ में आई ये चीज़ सबको। यहाँ पर क्या बात हो रही है आपकी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, नो डाउट, लेकिन अगर इनकम कम हो जाएगी तो आपकी कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगी, आपकी कंजम्पशन कम नहीं होगी, ठीक है। तो दिस मीन्स आपका जो एपीसी है, ठीक है, जो आपका एपीसी है वो क्या रहेगा, आपका एपीसी जो है आपका, देखो एपीसी क्या होता है आपका, सी बाय वाई होता है, ठीक है, सी बाय वाई होता है आपका। तो जैसे ही आपका कंजम्पशन जो है वो कांस्टेंट रह जा रही है, ठीक है, कंजम्पशन आपकी कांस्टेंट रह जाती है और इनकम आपकी क्या कर गई, कम कर गई, इनकम आपकी फॉल कर गई, तो ओवरऑल आपका फ्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। जब आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है, न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है, तो फ्रैक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपका एपीसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा व्हेन योर इनकम इज डिक्रीजिंग, क्लियर, समझ में आता है। और एमपीसी आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, एमपीसी आपका डिक्रीज करेगा बट एपीसी विल राइज। तो दिस वाज सिंपली रैचेट इफेक्ट। तो रैचेट इफेक्ट ही कहता है कि जो आपकी कंजम्पशन है इज इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है कि जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना तो आप करोगे ही करोगे, चाहे आपकी इनकम कम भी क्यों ना हो जाए, आपकी कंजम्पशन जो है वो रिवर्स बैक नहीं हो सकती आपकी, अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो। This was simply relative income hypothesis. Next comes life cycle hypothesis. Life cycle hypothesis क्या कहती है अब कि consumption is a function of your net wealth and present value of current and future labor income. ठीक है, इसका मतलब जितनी भी आपकी total wealth accumulate होती है लाइफ टाइम के अंदर, that income
प्लस जितना भी आप अभी अर्न कर रहे हो और जितना भी आप फ्यूचर में अर्न करोगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। हम निकालते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू अपनी, जब हम नेट एनपीवी निकालते हैं उसके अंदर भी हमने काफ़ी बार सीखा हुआ है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालनी है किसकी, अपनी करंट कंजम्पशन की। करंट की तो उतनी ही रहेगी, और फ्यूचर की भी, जो मेरी फ्यूचर में मैं इनकम अर्न करने वाली हूँ उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आज मैं निकाल लूँगी। तो उनका जो टोटल फंक्शन है दैट डिसाइड्स द कंजम्पशन लेवल ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो कि आपकी जो लाइफ टाइम कंजम्पशन है दैट इज इक्वल्स टू लाइफ टाइम इनकम। ये पूरी जो आपकी हाइपोथेसिस है इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, दैट लाइफ टाइम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू लाइफ टाइम इनकम। जितना भी आप अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर कमाओगे उसी को आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। क्लियर। अब देखो इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है जो 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है, ठीक है। 65 की एज में उसको रिटायरमेंट मिल जाती है और 80 की एज में वो मर जाता है, ठीक है। तो जब वो 20 साल में काम शुरू करेगा तो अब कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है तो अपनी इन वेल्थ जो है एक्यूमुलेट करेगा, कुछ ना कुछ कमाएगा वो, ठीक है। तो उसकी जो वेल्थ होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर। ये उसकी वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, वो इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, अब रिटायर हो गया है लेकिन कंजम्पशन तो उसको करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी तो चलानी पड़ेगी। तो वो इसी वेल्थ को जो उसने एक्यूमुलेट करी थी, जो उसने सेव करी थी, इसी वेल्थ को वो यूज़ करेगा अपनी कंजम्पशन के लिए, ठीक है। और उसकी जो वेल्थ है वो नीचे की तरफ डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी। क्लियर, समझ में आता है ये सबको। सो दिस इज सिंपली योर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कि जितना भी आपने अपने उम्र भर में कमाया, यानी कि जो आपने 65 की एज तक कमाया 20 साल से शुरू कर वो आप कब तक खर्च करोगे, अपना 20 साल से लेके 80 साल के बीच तक आप उसको ख़त्म करोगे। ठीक है, समझ में आया। कंज्यूम तो आप 20 से लेके 65 के बीच में भी करोगे ही ना, क्लियर। लेकिन आपकी जो कमाई है वो 20 से लेके 65 में ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जितना भी आपने इसमें कमाया होगा इन 45 ईयर्स के अंदर, वो आप आगे वाले ईयर्स के अंदर भी यूटिलाइज करोगे। क्लियर है ये सबको अच्छे से। चलो अब ये फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंट है इसके, इससे रिलेटेड ना आपका न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल देख लो कैसे करना है। अब टोटल वर्किंग लाइफ कितनी है ये मैं आपको बता ही चुकी। अगर वो 20 साल में कमाना शुरू करता है और 65 के अंदर रिटायर हो जाता है तो कितनी हुई उसकी वर्किंग लाइफ, 45 ईयर्स। ठीक है, लाइफ टाइम उसकी इनकम कितनी होगी, जितना भी उसने अपना लाइफ टाइम वर्क किया है, जितना भी उसने अपनी उसकी जो वर्किंग लाइफ रही है, प्लस उसमें उसने जितना भी ईयरली कमाया है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको 45 इंटू उसकी इनकम, ईयरली इनकम हमने मान ली थी उसकी 1 लाख है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया था उसकी ईयरली इनकम कितनी है, 1 लाख है। तो उसकी टोटल लाइफ टाइम इनकम कितनी हो जाएगी, 45 लाख। क्लियर, समझ में आता है ये सबको। चलो देन ये क्या है आपका एलसी इज लाइफ टाइम कंजम्पशन, कि उसको कंजम्पशन कब तक करनी है, कंजम्पशन तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी करनी पड़ेगी, अपने 80 साल तक। ठीक है, 20 साल से लेके 80 साल तक उसको कंजम्पशन करनी पड़ेगी। तो उसकी कंजम्पशन लाइफ कितनी हो गई, दैट मीन्स 80 - 20 60 ईयर्स। 60 ईयर्स तक वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। ठीक है, और अभी हमने क्या कहा था, लाइफ टाइम कंजम्पशन इज इक्वल्स टू लाइफ टाइम इनकम। तो लाइफ टाइम कंजम्पशन कितनी है आपकी 60C, लाइफ टाइम इनकम अभी हमने निकाली थी 45 लाख। तो देखो आपकी कंजम्पशन कितनी निकल गई, 75,000। समझ में आता है ये सबको अच्छे से। चलो तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, C इज इक्वल्स टू W/N। W/N इज सिंपली योर, W इज योर वेल्थ एक्यूमुलेटेड, जितना भी आपने वेल्थ, नेट वेल्थ आपने एक्यूमुलेट करी होगी। ठीक है, देन N क्या है आपका, यहाँ पर N है आपका नंबर ऑफ लाइफ टाइम, आपने जितना लाइफ टाइम अपना जिया है, यानी कि आपके 80 साल। ठीक है, देन YL क्या है, आपने जितना भी ईयरली इनकम कमा रहे हो। R क्या है आपका रिटायरमेंट एज। B क्या है जब आपने स्टार्ट की थी अपनी कमाई। N इज़ योर लाइफ टाइम एज। ठीक है, तो C का फॉर्मूला देखो आपका क्या हो गया, लाइफ टाइम इनकम डिवाइडेड बाय एंटायर लाइफ प्लस वेल्थ डिवाइडेड बाय एंटायर लाइफ। यही वाली सेम चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। इसको मैंने क्या कहते हैं सेंटेंस फॉर्म में लिखा है और इसको मैंने नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया है, मतलब रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है। समझ में आता है सबको। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या है हमारी। चलो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आया हुआ था, तो आपको ध्यान देना है। उन्होंने क्या पूछा था आपसे, देखो, अज्यूमिंग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस लेट अ पर्सन स्टार्ट वर्किंग व्हेन ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के अंदर एक आदमी है जिसने 20 साल की उम्र में क्या किया, काम करना शुरू किया। कब तक काम किया, रिटायरमेंट एज क्या है उसकी 60 ईयर्स, एंड एक्सपेक्ट्स टू डाई टिल 70। उसको लगता है कि वो 70 साल तक मर जाएगा। उसकी एनुअल इनकम कितनी है, 20 से 30 साल के अंदर 1.5 लाख, 30 से 45 के बीच में 2 लाख, 40 से 60 के बीच में 3 लाख। ठीक है,
आपको निकालना है उसकी एपीसी कितनी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है। तो अब वो कैसे निकालोगे आप देखो, मैंने कहा था ना यहीं से आपकी सारी इक्वेशन शुरू होती है, लाइफ टाइम इनकम इज इक्वल्स टू लाइफ टाइम कंजम्पशन। इस थ्योरी का क्रक्स ही यही है कि आपकी लाइफ टाइम इनकम जो है वो लाइफ टाइम कंजम्पशन के इक्वल होगी। तो आपने क्या किया, लाइफ टाइम उसकी इनकम निकाल ली, कितनी, ईयरली इनकम मल्टीप्लाइड बाय जितना भी उसने काम किया है रिटायरमेंट तक, तो 60 माइनस 20 40 क्लियर, इज इक्वल्स टू लाइफ टाइम कंजम्पशन। कंजम्पशन तो वो अपनी पूरे मरने तक करेगा, तो 70 माइनस 20 इंटू उसकी कंजम्पशन। आपकी एपीसी क्या होता है, सी बाय वाई, तो आपने इस वाई को क्या किया, नीचे जाकर यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और ये जो 50 आया था 70 माइनस 20 इसको नीचे जाकर यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो सिंपली आपका सी बाय वाई कितना आया, 40 बाय 50, दैट मीन्स 0.8 आपका आ गया एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलो नेक्स्ट है आपकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहती है कि आपकी कंजम्पशन जो है ना कि वो एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है, ना तो वो रिलेटिव पे डिपेंड करती है, ना ही वो लाइफ साइकिल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि आपकी वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और आपकी करंट वैल्यू, करंट लेबर इनकम एंड फ्यूचर लेबर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है परमानेंट इनकम के ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ पर दो तरीके की इनकम की बात करते हैं, एक परमानेंट इनकम और एक ट्रांजिटरी इनकम, ठीक है। परमानेंट इनकम क्या है, जो आप रेगुलरली कमा रहे हो अपने काम से। ट्रांजिटरी इनकम क्या है, जो आपको एक बार कभी लॉटरी लग गई, ठीक है, उससे आपको मिल गया, या आपको गिफ्ट्स मिल गए, ठीक है, तो ये ग्रांट्स मिल गई आपको, तो ये क्या है, एक बार जो आपको इनकम मिल गई कभी तुक्के से, तो दैट मीन्स ये आपकी ट्रांजिटरी इनकम है। ये आपकी हमेशा जो है नहीं रहेगी इनकम, ये कभी आपको मिल गई तो मिल गई, बोनस जैसे होता है, ठीक है। लेकिन परमानेंट इनकम क्या होती है, परमानेंट इनकम है जो आप रेगुलर कमाई रहे हो, हर महीने या हर साल जो आप इनकम अपनी कमा रहे हो। ऐसे ही कंजम्पशन भी आपकी दो तरीके की है, एक परमानेंट कंजम्पशन और एक ट्रांजिटरी कंजम्पशन। परमानेंट कंजम्पशन जो आपको रेगुलर करनी है, खाने पीने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। ट्रांजिटरी कंजम्पशन जो आपको कभी कभी करनी पड़ रही है, जैसे कोई ओकेजन आ गया तब आपने कंज्यूम कर लिया, दिवाली आ गई तब आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ गया, ठीक है, तो दिस इज योर ट्रांजिटरी कंजम्पशन। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब वो आपको ध्यान रखनी है। अब एक ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है चीज़, बाकी सब आसान हो जाएगा, कि रिलेशनशिप यहाँ पर किसके बीच में है, सिर्फ परमानेंट कंजम्पशन और परमानेंट इनकम के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, एक परमानेंट कंजम्पशन और दूसरा परमानेंट इनकम, सिर्फ इन दोनों के बीच में ही एक रिलेशनशिप होगा, बाकी किसी भी वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप नहीं है। देखो ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम में कोई रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटरी कंजम्पशन परमानेंट कंजम्पशन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजम्पशन में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिर्फ रिलेशनशिप किस में है, आपकी परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन के बीच में। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर का क्वेश्चन ही है। चलो नेक्स्ट क्या है, आपका जो शॉर्ट रन एमपीसी है वो लॉन्ग रन एमपीसी से क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा, ठीक है। शॉर्ट रन का जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द लॉन्ग रन एमपीसी। नेक्स्ट इज एपीसी ऑफ रिच इज लेस देन एपीसी ऑफ पुअर, ठीक है। जो एपीसी है रिच का वो हमेशा पुअर से कम रहेगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, देखो कि जो पुअर है उसकी ऑलरेडी इनकम कम है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी इनकम कम है, तो ज़्यादा जो उसका प्रपोर्शन रहेगा उसकी इनकम का वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, और सेविंग्स कम रहेंगी उसकी। वहीं अगर हम बात करें रिच की, तो रिच का क्या होता है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो उसका कंजम्पशन का जो प्रपोर्शन रहता है उसकी इनकम में वो कम रहता है और सेविंग्स का प्रपोर्शन ज़्यादा रहता है। इसीलिए एपीसी ऑफ रिच विल बी लेस एंड एपीसी ऑफ पुअर विल बी मोर। वहीं अगर हम बात करें एपीएस की, तो एपीएस ऑफ रिच विल बी मोर एंड एपीएस ऑफ पुअर विल बी लेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेविंग्स कम रहेगी पुअर्स की। क्लियर है ये सबको अच्छे से। चलो देन नेक्स्ट इज इन लॉन्ग रन एपीसी इज कांस्टेंट। ये भी यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर आपका जो एपीसी है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, आपका जो एपीसी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलो ये थी हमारी कंजम्पशन थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिमांड फॉर मनी, ठीक है, तो मनी डिमांड की जो थ्योरीज हैं या डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको करनी है पेपर के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहली है हमारी क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच किसकी है, फिशर की है। फिशर ने कब दी थी, 1911 के अंदर। तो ये थ्योरी क्या कहती है, एम वी इज इक्वल्स टू पी टी, ठीक है। एम वी क्या है आपका, एम है आपका मनी सप्लाई, वी है आपका वेलोसिटी, पी है आपका प्राइस लेवल, टी है आपकी ट्रांजैक्शन, ठीक है, जितनी भी आपकी टोटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इकोनॉमी के अंदर। तो अब ये क्या कहते हैं, देखो ये कहते हैं कि आपका
देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो आपका मनी सप्लाई है और जो प्राइस है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर हम अज्यूम कर चलते हैं कि मेरी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, साथ ही जो मेरी जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इकोनॉमी में वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि आपका जो मनी सप्लाई है, जितना आप मनी सप्लाई करोगे इकोनॉमी के अंदर, प्राइस लेवल भी उसी के प्रपोर्शन के अंदर बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मनी सप्लाई करोगे, जितनी आपकी मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी के अंदर, उतनी ही आपकी क्या होंगे, प्राइस लेवल इंक्रीज करेंगे। यानी कि आपकी जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन योर मनी सप्लाई, ठीक है। जो आपका मॉनेटरी मेजर है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी है वो डिटरमिन कर रही है कि आपकी इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। समझ में आया? तो दिस इज सिंपली योर क्लासिकल अप्रोच। फाई जो है आपका इन्फ्लेशन को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आपकी जो ये वाली साइड है एमवी, इसको वो सप्लाई कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। देन डी इज योर डिमांड, दैट मीन्स पीटी को वो क्या कहते हैं, डिमांड, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो यहाँ पे कौन सी अप्रोच है, क्लासिकल हमेशा क्या मानकर चलते हैं कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी, ठीक है। क्लासिकल्स की हमेशा अजम्पशन क्या रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तभी यहाँ पर आपका जो एग्रीगेट सप्लाई होता है, कैसा होता है एग्रीगेट सप्लाई आपका, एग्रीगेट सप्लाई होता है आपका वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर आपका एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल होता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है, LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है आपका, वर्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानकर चलते हैं कि हर कोई यहाँ पर एम्प्लॉयड है, यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये हमेशा किसके ऊपर बेस्ड रहता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड रहता है ये सिस्टम, क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा फंक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। मनी के फंक्शंस होते हैं हमारे काफ़ी सारे, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, देन स्टैंडर्ड ऑफ डिफेक्ट पेमेंट होता है, एंड लास्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। तो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करता है मनी। इन चारों में से यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी की बात करते हैं सब सिर्फ, ठीक है, ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम स्पेक्यूलेटिव की बात नहीं करते, प्रिकॉशनरी की बात नहीं करते, हम यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शन डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। ये इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। आपकी जो मेन थ्योरी है उसका ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो मॉडिफाइड वर्जन क्या है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज इक्वल्स टू पी टी। अभी एम डैश वी डैश क्या है, ये आपका है जो आपका डिपॉजिट्स हैं बैंक के अंदर, उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी मनी सप्लाई है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक है। लेकिन जो ये हम बात कर रहे हैं एम डैश वी डैश की, ये है आपका जो डिपॉजिट्स की फॉर्म में है बैंक्स के पास, जिससे वो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, ठीक है। समझ में आया ये? तो ये बस चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है अपनी अप्रोच के अंदर, बाकी सेम आपकी ये थ्योरी वैसे ही चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कैम्ब्रिज कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो कैम्ब्रिज कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के अंदर आपकी अलग अलग प्रपाउंडर्स हैं, उनके नाम देख लो कौन कौन है, मार्शल, पीगू, कीन्स एंड रॉबर्टसन, ठीक है। तो ये चारों जो हैं आपके इन्होंने ही आपका दिया है कैम्ब्रिज कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो इनमें से मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन तो क्लासिकल थ्योरी में है, और कीन्स का अपनी अलग से ही एक स्कूल ऑफ थॉट है जो हम सब जानते ही हैं, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स का। तो ये चारों जो है इन्होंने इनकी थ्योरीज मिला के क्या है हमारी कैम्ब्रिज कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है, क्लियर। चलो अब यहाँ पर वो कौन से फंक्शन की बात करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। जैसे अभी हमने जो पिछला पढ़ा था, फिशर का पढ़ा था, उसमें क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन क्या था कि जो हमारी मनी है वो एक्सचेंज के पर्पस के लिए यूज़ होती है, ट्रांजैक्शन के पर्पस में यूज़ होती है, बाइंग एंड सेलिंग में यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मनी जो है हम उसको स्टोर कर भी रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉन पेरिशेबल, ठीक है। इसको हम स्टोर कर रख सकते हैं। जो हमारी प्रेजेंट की परचेजिंग पावर है उसको हम फ्यूचर के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलते हैं वो कि मनी सप्लाई इज एक्सोजिनस। एक्सोजिनस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, विच इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल, ठीक है, जो आपके सिस्टम से बाहर से डिराइव हो रहा है, जो आपके सिस्टम के अंदर से डिराइव होकर नहीं निकल रहा। तो आपकी मनी सप्लाई वो कहते हैं कि बाहर से एक्सटर्नली इम्पोज होती है। देन यहाँ पर उन्होंने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। देन दे फोकस ओनली ऑन डिमांड फॉर मनी डिटर्मिन्ड वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है।
इन्होंने क्या कहा कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो खाली डिमांड डिटरमिन करती है, ठीक है। मनी की कितनी डिमांड रहेगी वही डिटरमिन करेगा कि मनी की क्या वैल्यू रहती है, ठीक है। जैसे हमने पिछला पढ़ा था उसमें क्या था, सप्लाई और डिमांड की उन्होंने इक्वेट कर दिया था, सप्लाई के ऊपर ज़्यादा फोकस था, यहाँ पर आपकी डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं, देखो कि जैसे ही मनी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जैसे ही मनी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ने लग गई तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, यानी कि मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज़ करेंगे। प्राइजेस इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। एंड टू चेक दिस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर प्रेफर्ड। अब इस इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए वो क्या कहते हैं कि भाई करेंसी की सर्कुलेशन मत करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करो, ताकि तुम्हारी करेंसी का जो फ्लो है वो स्टेबल रहे। चलो, तो फर्स्ट इक्वेशन किसने दी है, मार्शल ने दी है। जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना 4 लोगों ने दिया है मिलकर, तो मार्शल या एल्फ्रेड मार्शल जी ने कौन सी इक्वेशन दी है, m इज इक्वल्स टू KPY। अभी आपका PYQ है कि इन सब की इक्वेशंस आपको याद रखनी है चारों की, और उन्होंने मैचिंग के अंदर दे दिया था कि बताओ ये वाली किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन आया था। तो आपको इनकी इक्वेशन याद करनी है, m इज इक्वल्स टू KPY, ठीक है। वेयर m इज़ योर मनी सप्लाई, दैट मीन्स करेंसी, और जो हमारे आपके डिमांड डिपॉजिट्स हैं। k क्या है आपका, प्रपोर्शन ऑफ रियल इनकम हेल्ड इन बाय पब्लिक इन कैश, ठीक है। जितना भी आपकी इनकम है उसका कितना प्रपोर्शन कैश की फॉर्म में रखती है पब्लिक, दैट इज k। PY क्या है आपका, रियल इनकम, ठीक है, रियल इनकम ऑफ द y इज योर रियल इनकम एंड PY इज योर नॉमिनल इनकम, ठीक है। तो दिस वाज सिंपली योर मार्शल की इक्वेशन, क्लियर। चलो, नेक्स्ट है आपका पीगू की। तो पीगू की क्या है, m इज इक्वल्स टू PKR, ठीक है। उनकी क्या थी आपकी KPY और इनकी है PKR, ठीक है। अभी R क्या है यहाँ पर, टोटल रियल इनकम, ठीक है। अब उन्होंने रियल इनकम को क्या कह दिया यहाँ पर, R कह दिया। वहाँ पीछे क्या दिया हुआ था उन्होंने, Y दे रखा था आपके रियल इनकम को, यहाँ पे उन्होंने R कह दिया सिंपली, ठीक है। बाकी सेम ही है, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/P इज इक्वल्स टू KR/M। ओरिजिनल तो यही वाली है आपकी, इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हो अपने याद करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है आपकी रॉबर्टसन की इक्वेशन। रॉबर्टसन की क्या है, m इज इक्वल्स टू KPT। अब यहाँ पे t क्या है, t उन्होंने कह दिया आपका टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी परचेज, ठीक है। जितना भी वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे उनकी वैल्यू आपकी उन्होंने t ले ली, ठीक है। यहाँ पर कोई उन्होंने रियल इनकम नहीं लिया, यहाँ पर कोई नॉमिनल इनकम नहीं लिया, सीधा उन्होंने कह दिया कितना गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हो उसका अमाउंट ले लिया रॉबर्टसन ने, क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका कीन्स की। कीन्स की सबसे अलग दिखती है यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू PK, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अलग से आपको नजर आ जाएगी वहाँ पे, n इज इक्वल्स टू PK। तो ये भी आपका सेम ही है। k क्या है, रियल बैलेंस और प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स ओवर विच n इज केप्ट, ठीक है। देन n क्या है, कैश हेल्ड बाय द पीपल, जो लोगों ने अपने कैश की फॉर्म में रखा हुआ है मनी सप्लाई को। देन p इज प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स का प्राइस है ये p। समझ में आता है सबको। तो दिस इज सिंपली योर कैम्ब्रिज कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। चलो, नेक्स्ट कम सैमुअल्सन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर मॉडल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर के अंदर काफ़ी बार आ चुका है कि आपका बताओ सैमुअल्सन का मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल किसका है। मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर मॉडल है आपका सैमुअल्सन का, ठीक है। चलो, अब सैमुअल्सन ने क्या किया, यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट्स क्या लिए, एक उन्होंने लिया मल्टीप्लायर हिग्स से, ठीक है, और एक्सेलरेटर किससे लिया, क्लार्क से, ठीक है। ये इनकी अपनी थ्योरीज थी। एक्सेलरेटर किसने दिया था, क्लार्क ने। मल्टीप्लायर किसने दिया था, हिग्स ने। इन्होंने इन दोनों थ्योरीज को कंप्लीट करके क्या मॉडल दे दिया, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर मॉडल। चलो, अब मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है जब हम इनिशियली अपनी इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हमारी टोटल इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कहूँ मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो उस 1000 रुपये से कितनी इनकम जनरेट हुई मार्केट में, कितना टाइम्स इनकम जनरेट हुई, वो टाइम्स क्या है, दैट इज मल्टीप्लायर, ठीक है। क्या 1000 रुपये से 5000 बन गए मार्केट के अंदर, या 1000 से 10,000 बन गए, तो मेरा मल्टीप्लायर क्या होगा, अगर 1000 से 10,000 बन गए तो 10 हो गया, और अगर 5000 बन गए तो 5 हो गया मेरा मल्टीप्लायर, ठीक है। चलो, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा y बाय डेल्टा i, ठीक है। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ भी इकोनॉमी के अंदर, उससे आपकी इनकम पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है या आपकी आउटपुट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट कम्स एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या कहता है कि जब आपकी इनकम में इंक्रीज हो रहा है या आपकी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ रहा है, तो
तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है आपका किससे, मल्टीप्लायर से, ठीक है। मल्टीप्लायर में क्या होता है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है उससे इनकम में कितना चेंज। एक्सेलरेटर कहता है जब आपकी इनकम में चेंज आया है तो मल्टीप्लायर में कितना चेंज, ठीक है, या आउटपुट में कितना चेंज आया है उससे मल्टीप्लायर उससे आपकी इनकम में कितना चेंज। दिस इज सिंपली एक्सेलरेटर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ में आया सबको। चलो अब देखो ये चलता कैसे है आपकी, मतलब मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर मॉडल चलता कैसे है। अब उन्होंने कहा सोचो मार्केट में क्या हुआ है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो आपकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हुई, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने करी इकोनॉमी में, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर। डिमांड क्या होती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने पढ़ा था एडी पढ़ रखा है, मतलब पहले हमने ग्रेजुएशन के अंदर, एडी क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस NX, है ना। सी क्या होता है आपका कंजम्पशन, आई क्या होता है इन्वेस्टमेंट, जी क्या होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, NX क्या होता है नेट एक्सपोर्ट, दैट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हम मानकर चल रहे हैं हमारी 2 सेक्टर इकोनॉमी है जहाँ पर गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, जहाँ पर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो एडी क्या हो जाएगा, सिंपली सी प्लस आई। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जब सी प्लस आई होता है और आई बढ़ जा रहा है तो तुम्हारा एडी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही तुम्हारा एडी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा एडी बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर क्या करेगा, आपके आउटपुट को बढ़ा देगा, आपकी इनकम को बढ़ा देगा, क्लियर। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया, तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी यानी कि आपकी मार्केट में एक्सेस डिमांड हो चुकी है। एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो आपके प्राइजेस इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे कमोडिटी के, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होंगे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि सेलर इंड्यूस होंगे उन कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। सप्लाई इंक्रीज करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उनको बैंक लोन लेना पड़ेगा, तो बैंक लोन की डिमांड इंक्रीज होने लगेगी। बैंक लोन की डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका क्या होगा, मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, उससे आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। समझ में आया सबको। तो ये क्या चल रहा है, देखो यहाँ तक तो आपका क्या था, मल्टीप्लायर, जब आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई उससे आपकी इनकम बढ़ गई, दिस वाज मल्टीप्लायर। लेकिन आपके इस इनकम के बढ़ने से क्या हुआ है, देखो फिर से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ गई मार्केट के अंदर, तो वो क्या है आपकी एक्सेलरेटर मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये कंबाइन होके क्या बन जा रहा है आपका, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। देखो क्या हो रहा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ी, दिस इज मल्टीप्लायर, फिर इस इनकम से क्या हुआ, आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ी, दिस इज एक्सेलरेटर। समझ में आया सबको, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो आपका क्या है यहाँ पर, ये आपकी है क्या कहते हैं, ऑसिलेशन वगैरह, ठीक है। ऑसिलेशन जो आपसे पूछा गया है पेपर के अंदर, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, 2 बार शायद आया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये हमको कर लेना चाहिए, 2 बार आया है तो इंपॉर्टेंट ही है हमारे लिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो आपको एक MPC की वैल्यू अगर दी हुई हो, ठीक है, अगर आपको एक MPC की वैल्यू दे रखी हो और आपको एक कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू दे रखी हो, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया, K/बाय, ठीक है। अगर आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी हो तो आपको बताना है कि आपका इनकम किस तरीके से आपका बिहेव करेगा, इनकम किस तरीके से आपकी रहेगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ रीजन्स दे दिए हैं आपके, यहाँ पर देखो यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है, MPC की वैल्यूज़ हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.1। देन यहाँ पर आपकी क्या दे रखी है उन्होंने, इनपुट आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसको हम B कह रहे हैं, K/Y सिंपली, ठीक है। B की भी उन्होंने कुछ वैल्यू दे दी, 0.51, 1.52, 2.51, 1.5, ठीक है। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड MPC आपका अलग अलग रीजन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर है आपका रीजन A, ठीक है, देन यहाँ पर है आपका रीजन B, देन आपका है यहाँ पर रीजन C, देन ये रीजन D और अगला एक रीजन E। तो A के अंदर क्या होगा, A के अंदर आपका जो मूवमेंट होगी कर्व के अंदर वो होगी या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। देन कम्स आपका B रीजन, यहाँ पर क्या होगा आपका कर्व में डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगी, ये सब मैं बताऊंगी कैसा दिखता है, पर अभी नाम याद करो, ठीक है। देन C में कैसा होता है, एक्सप्लोजिव ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है।
देन आपका है डी, डी में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, यहाँ पर क्या था डिक्रीजिंग रेट, डी में क्या है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर आपका करेगा, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव नॉन ऑसिलिएशन। देन कम्स आपका ई, यहाँ पर आपकी होती हैं सिंपल ऑसिलिएशंस। क्लियर, समझ में आया सबको? चलो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। ये रहा, अगर मैं बात करूँ रीजन बी की, पहले रीजन ए देख लेते हैं। रीजन ए के अंदर क्या होगा, ये जो अगर आपका रीजन है तो यहाँ पर क्या होगा, इफ MPC एंड बी लाइज इन पैनल ए विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम विल इंक्रीज और डिक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। अगर आपका ए के अंदर आपकी वैल्यूज़ हैं, मतलब इस रीजन के अंदर आपका MPC और कैपिटल आउटपुट रेशियो का कॉम्बिनेशन अगर इस रीजन में लाई कर रहा है, तो आपकी नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ डिक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज करेगी एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, इफ अगर बी के अंदर है, बी रीजन के अंदर है, कौन सा है हमारा बी रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो नीचे वाला रीजन है, तो इसके अंदर अगर हमारी रहेगी MPC और कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू, तो आपका नेशनल इनकम कैसा रहेगा, नेशनल इनकम में आपकी डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। डैम्प्ड का क्या मतलब होता है, देखो आपकी ऑसिलेशन तो हो रही है ना, ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन आपका देखो ये जो रेट है बढ़ने का घटने का, ये कम होता जा रहा है। पहले इतना सारा गैप था, देन आपका ये कम हो गया, फिर इससे और भी ज़्यादा कम हो गया, तो ये दिस इज डैम्पनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब है जो चीज़ आपकी चेंज हो रही हो, कभी बढ़ रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, घट रही हो, दिस इज ऑसिलिएशन। लेकिन आपका ये कम होती जा रही है ऑसिलिएशन, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलिएशन होगी। अगर सी के अंदर है, देखो सी कौन सा रीजन है हमारा, ये वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन के अंदर अगर लाई कर रहा है MPC और कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो आपका नेशनल इनकम कैसे रिएक्ट करेगा, नेशनल इनकम में आपकी एक्सप्लोजिव ऑसिलिएशंस होंगी, ठीक है। अब डैम्प्ड में क्या था, वो कम होता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है, ये भी ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्सप्लोजिव ऑसिलिएशंस होंगी। नेक्स्ट, अगर आपका डी रीजन के अंदर है, डी रीजन कौन सा है आपका, यहाँ पर है आपका, तो डी रीजन के अंदर क्या होगा, डी रीजन के अंदर आपकी एक्सप्लोजिव नॉन ऑसिलिएशंस होंगी, ठीक है। एक्सप्लोजिव है क्योंकि एकदम से इंक्रीज कर रहा है आपका, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ आपका इंक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका डिक्रीज भी कर सकता था, इंक्रीजिंग रेट के ऊपर आपका डिक्रीज भी कर सकता था। ये क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया आपका सिंपली डी रीजन के अंदर। देन कम्स ई, ठीक है, ई के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका था ना ई रीजन, ये वाला, तो यहाँ पर आपके सिंपली ऑसिलिएशंस चल रही हैं। अब देखो ऑसिलिएशन तो है ना, तो डैम्ड है ना ही आपका एक्सप्लोजिव है, एक ही लेवल के ऊपर आपकी बस ऊपर से नीचे वैल्यूज़ हो रही हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी नॉर्मल ऑसिलिएशंस होंगी विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलो, सो दिस इज़ इट फॉर योर दिस टॉपिक, नॉट फॉर द वीडियो, बस इस टॉपिक के लिए हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। आपको अब क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको ना ये वाली फिगर दे देते हैं वो पेपर में, ये जो सबसे पहले मैंने बनवाई हुई है ये वाली फिगर, वो आपको दे देंगे पेपर के अंदर, और फिर पूछेंगे बताओ ए के अंदर इनकम, नेशनल इनकम कैसा बिहेव करती है, या ई में नेशनल इनकम कैसा बिहेव करती है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं सिंपली, कि ए में इंक्रीज डिक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पे, ई में ऑसिलिएशन है, बी में डैम्प्ड ऑसिलिएशन है, सी में एक्सप्लोजिव ऑसिलिएशन है, और हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर आपको ऐसे याद रख, डी में आपके इंक्रीज डिक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट, जिसको हम एक्सप्लोजिव नॉन ऑसिलिएशन भी कहते हैं। तो ये वर्ड्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, नेक्स्ट है आपकी हिक्स की जो बिजनेस साइकिल है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंस्ट्रेंट साइकिल्स के ऊपर। ये डायरेक्टली आपको पेपर के अंदर वर्ड आ जाता है, ठीक है। हिक्स किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रेंट साइकिल से रिलेटेड है। देन काइल्डर की जो आपकी बिजनेस साइकिल है वो किससे रिलेटेड है, वो स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अभी पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, ये वर्ड्स ही आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो ये वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉन बुश का ओवर शूटिंग मॉडल, ये अभी हम करते हैं। ये इतना ज़्यादा वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए, पर फिर भी कर लेंगे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। हॉटरे की बिजनेस साइकिल थ्योरी, ठीक है। हॉटरे की बिजनेस साइकिल थ्योरी जो है कब आई थी आपकी, 1929 के अंदर आई थी, ठीक है। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है आपकी, ये प्योर मॉनेटरी थ्योरी है, ठीक है। ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है आपकी थ्योरी, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी में जब आपका चेंज आता है कि इंक्रीज करेंगे मनी सप्लाई या डिक्रीज करेंगे, उससे आपके बिजनेस साइकिल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्या कहते हैं,
जब आपकी मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज कर जाए, यानी कि आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो। हमको पता है ना, जब मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो एक्सपेंशनरी, देन अगर डिक्रीज करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, ठीक है। तो अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, प्राइस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू एक्सेस डिमांड। प्राइस इंक्रीज होंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई से सप्लाई इंक्रीज होगी, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी मार्केट में। सप्लाई इंक्रीज करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक लोन की डिमांड इंक्रीज होगी। जैसे ही बैंक लोन की डिमांड इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, मुझे रॉ मटेरियल या मशीन्स की डिमांड इंक्रीज होगी, तो मेरी मशीन की डिमांड बढ़ गई। अब मशीन को चलाने के लिए मुझे लेबर चाहिए, तो मेरी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ गई, इसका मतलब इकोनॉमी में क्या आ गया है, बूम आ गया है। यानी कि जब भी आपका एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उससे आपकी बिजनेस साइकिल में क्या होगा, बूम आएगा, ठीक है। देन कम्स योर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या कहती है कि मनी सप्लाई कम कर दो इकोनॉमी में। तो जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ऊपर वाले से, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड कम, प्राइस कम तो सप्लाई कम, सप्लाई कम मतलब एग्रीगेट सप्लाई कम, बैंक लोन की डिमांड कम, मशीन की डिमांड कम, लेबर की डिमांड कम, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो कम प्रोडक्शन होगी, आउटपुट कम हो जाएगा। आउटपुट ही कम प्रोड्यूस हुआ तो लोगों को इनकम कम मिलेगी, इनकम लेवल कम हो जाएगा। और जैसे ही इनकम लेवल कम होगा, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाली जो सिचुएशन होती है आपकी, ठीक है, ये क्या है, एकदम पीक की सिचुएशन बिजनेस साइकिल में। बिजनेस साइकिल का जो ये वाला लेवल है, कब आएगा, जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करोगे। देन ये आपका कौन सा पीरियड चलता है, ये रिसेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाओगे, ये मनी सप्लाई कम करोगे, तो आप रिसेशन में पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये वो वाली स्टेज हो जाएगी। तो दिस इज सिंपली योर बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल किस वजह से चल रहा है, ड्यू टू योर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, प्योर मॉनेटरी थ्योरी की वजह से। नेक्स्ट इज हायक की मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ठीक है। दिस इज योर हायक की मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, जो कब आई थी आपकी 1941 के अंदर। अब ये किसके ऊपर फोकस करती है, इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट। कितना आप करना चाहते थे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट, और कितना आपने एक्चुअली इन्वेस्ट किया है, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो तरीके के इंटरेस्ट रेट की बात होती है, एक नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो रेट जिसके ऊपर आपकी डिमांड फॉर लोनेबल फंड इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड होती है, ठीक है, या जो आपकी यानी कि आपकी लॉन्ग रन का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो शॉर्ट रन के लिए होता है, ठीक है। इट इज़ द रेट विच इज़ एक्चुअली प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो सच में मार्केट के अंदर है, ठीक है। ये तो आपका हो गया आइडियल वाला, ठीक है। आइडियल वाला क्या है, जहाँ पे आपकी लोनेबल फंड्स की डिमांड और सप्लाई बराबर हो। लेकिन जो सच में आपका चल रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज योर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब वो क्या कहते हैं, जब आपका नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन योर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। बिजनेस साइकिल में आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर आपका नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन योर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक्सपेंशन होगी। क्लियर, समझ में आया। चलो, अब वो कहते हैं कि आप जब कैपिटल गुड्स के अंदर ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हो, उसी की वजह से बिजनेस साइकिल आती है, ठीक है। बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती हैं जब आप कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हो। अब उसमें क्या होगा, देखो, एक्सपेंशनरी अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमने लगाई, मनी सप्लाई इंक्रीज किया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, उससे प्राइजेस बढ़ गए, लॉ ऑफ सप्लाई से सप्लाई बढ़ गई, लोन चीप हो गया, तो आपने क्या किया, मशीनरी ज़्यादा खरीदी, कैपिटल गुड्स ज़्यादा खरीदे, उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपने मशीन्स खरीदी तो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब आपको कम लेबर की ज़रूरत है अपने सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपका जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जो आपके कंज्यूमर गुड बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, वो भी क्या करेंगे, कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर शिफ्ट करेंगे, तो आपकी कैपिटल गुड का प्राइस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। देन आपका जो लेबर है, उसका प्राइस क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेबर का प्राइस को इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर गुड में आपकी लेबर लग रही है और वहाँ पर आपकी डिमांड ही नहीं है इतनी ज़्यादा, तो उसका प्राइस क्या क्या कहते हैं, उसका आपका प्राइस क्या करेगा लेबर का, वो इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। तो आपका शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, लेबर गुड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है, क्योंकि आपकी लेबर की क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर सिंपली चल क्या रहा है,
पहले आपने कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया, कैपिटल गुड सेक्टर के अंदर आपने पैसा लगाया, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल सेक्टर हो गया, तो लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया कैपिटल गुड्स की तरफ, कंज्यूमर गुड्स से हट के कैपिटल गुड की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे इसके प्राइजेस डाउन हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कंज्यूमर गुड्स की, तो वहाँ पर क्या था, सप्लाई आपकी कम पड़ गई, सप्लाई कम पड़ गई तो आपके प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे, तो एज पर लॉ ऑफ सप्लाई फिर से लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, कंज्यूमर गुड की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इसी की वजह से क्या होगा, बिजनेस साइकिल्स आएंगी, ठीक है। यानी कि पहले कैपिटल गुड सेक्टर में बूम आया था, अब वहाँ पर रिसेशन आ जाएगा और कंज्यूमर गुड के अंदर क्या आ जाएगा, आपका बूम आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा क्या, कंप्लीट क्या कहते हैं, हॉट ट्रे की थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये 3 तरीके की, क्या कहते हैं कि 3 तरीके की मनी डिमांड होती है, ठीक है। 3 तरीके के लिए हमको मनी डिमांड की ज़रूरत होती है, मतलब मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत हमें 3 चीज़ों के लिए होती है। एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है, एक प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए चाहिए होता है और एक स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए हमें चाहिए होता है पैसा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है आपका, सिंपली एक्सचेंज के लिए, आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं मार्केट में, तो आपको क्या करना है, आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली योर ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसके अंदर आपकी मनी डिमांड जो है किसका फंक्शन होती है, सिर्फ इनकम का फंक्शन होती है, ठीक है। कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो मनी डिमांड भी बढ़ेगी ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट इज योर प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है, जो आपकी प्रिकॉशन के लिए आपने पैसा रखा हुआ है, ठीक है, जो आपने सेविंग्स करे हुए हैं अपने आने वाली अनसर्टिनिटीज़ के लिए, आपको लगता है कि आपके साथ आपका कुछ लॉस हो सकता है, या कभी आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ को थोड़ा खतरा हो सकता है, या आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की, तो उसके लिए आपने कुछ पैसा बचा कर रखा हुआ है। दैट इज़ योर मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। अब ये भी डिपेंड आपका किस पे करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो इसके लिए डिमांड भी आपकी बढ़ेगी। लास्ट वन इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव मोटिव है जो आपका प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप मनी की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये आपका सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके इनकम के साथ साथ इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, इनकम बढ़ेगी तो इसके लिए भी डिमांड बढ़ेगी, मनी डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा मार्केट में तो आप क्या सोचोगे, अब मुझे इस पैसे को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इसको बॉन्ड्स में लगा देना चाहिए, तो अब क्या करोगे, आप अपनी जो मनी डिमांड है उसको कम कर दोगे स्पेक्यूलेटिव पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या कर गया है, वो इंक्रीज कर गया है। समझ में आया। चलो, देन अब बात कर रहे थे हम किसकी, ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी में देखो सिर्फ इनकम पे डिपेंड कर रहा है आपका डिमांड, आपकी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं कर रही, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी चेंज ना होना, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होती है आपकी प्रिकॉशनरी मोटिव वाली डिमांड और ट्रांजैक्शन मोटिव वाली। वहीं अगर हम बात करें स्पेक्यूलेटिव मोटिव की, तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट इलास्टिक होती है डिमांड। समझ में आया। चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है, मनी डिमांड जो है आपका नेगेटिवली स्लोपिंग होता है, ठीक है। मनी डिमांड आपका क्या है, नेगेटिवली स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो। और मनी सप्लाई आपका मार्केट के अंदर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसीलिए हम इसको वर्टिकल मानकर चल रहे हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज योर फिलिप्स कर्व, ठीक है। अब फिलिप्स कर्व भी आपका अलग अलग प्रोपाउंडर्स ने दिया है, लेकिन जो स्टार्ट दिया था, मतलब स्टार्ट जिन्होंने किया था सबसे पहले, जिन्होंने बात करी थी फिलिप्स कर्व की, दैट वाज A.W. फिलिप्स, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और जो इन्फ्लेशन होता है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है आपका, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप आपका होता है। ये बात करते हैं आपकी स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर बात कर रहे हैं ये, स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती हैं आपकी। क्लियर। चलो, वो हमेशा सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है, सब कुछ बेस्ट ही चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है।
अब ये जो आपकी थ्योरी थी A.W. फिलिप्स ने जो दी थी कि आपका रिलेशनशिप क्या है अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव, ये फ्लॉप हो गई थी कब? जब आपका स्टैगफ्लेशन आया था, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अब स्टैगफ्लेशन होता है, देखो वर्ड ही इसमें दो दिख रहे हैं, एक तो स्टैगनेंट और एक है इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि आपकी इकोनॉमी तो स्टैगनेंट है लेकिन इन्फ्लेशन आपका बढ़े जा रहा है, मतलब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। क्लियर, समझ में आ रही है ये चीज़? इसका मतलब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई, जबकि ये थ्योरी क्या कहती थी? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो इन्फ्लेशन कम, अनएम्प्लॉयमेंट कम तो इन्फ्लेशन ज़्यादा, मतलब नेगेटिव रिलेशन। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या हुआ? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो गई थी और आपकी इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो इस टर्म को हमने क्या कह दिया? स्टैगफ्लेशन कह दिया, जहाँ पे आपकी ग्रोथ इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ स्टैगनेंट, और आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट आपका दिया था किसने? फ्रीडमैन एंड फेल्प्स ने। फ्रीडमैन एंड फेल्प्स जो थे वो आपके मॉनिटरिस्ट थे और ये किसकी, इनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी? अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन के ऊपर, ठीक है। अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन के ऊपर इनकी फिक्स थी। अडैप्टिव का क्या मतलब होता है कि जो लोग हैं वो चेंजेस को अडैप्ट करते हैं, यानी कि अगर पिछले साल इकोनॉमी के अंदर 5% इन्फ्लेशन रही है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं इस बार भी हमारी इन्फ्लेशन कितनी रहेगी? 5% रहेगी, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो आपकी करंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है वो आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी होगी, पाई इज इक्वल्स टू पाई ई, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन्फ्लेशन वही आपकी करंट इन्फ्लेशन के बराबर होगी, यानी कि आपके पिछले साल अगर 5% इन्फ्लेशन रही तो इस साल भी 5% इन्फ्लेशन रहेगी, ठीक है। जो A.W. फिलिप्स ने दिया था यहाँ पर वो मानते हैं कि आपकी इन्फ्लेशन ज़ीरो रहेगी, ठीक है। आपके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपके प्राइजेस सेम रहेंगे, बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि जितना आपका प्रीवियस पास्ट ईयर में जितनी भी आपकी इन्फ्लेशन रही है उतनी ही आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। दैट वाज गिवन बाय फ्रीडमैन एंड फेल्प्स। क्लियर। चलो, अब इनका जो वो था, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप था, वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि शॉर्ट रन में तो ज़रूर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इनके बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए आपका जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है वो कैसा दिखता है? वो वर्टिकल होता है, ठीक है। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसा है आपका? वर्टिकल है। लेकिन जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो बिल्कुल आपके A.W. फिलिप्स की तरह ही चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो नेगेटिवली स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इन्होंने क्या देखो, ये भी इन्होंने कहा था कि आपकी इन्फ्लेशन कितनी है? 2% और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी? 5%, ठीक है। ये इन्होंने एक पॉइंट बोला था, ये आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी दी थी रैशनल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस से जो आपका आया, जो न्यू क्लासिकल ने दिया था, जॉन मुट ने दिया था, ठीक है। जॉन मुट ने दिया था 1961 के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई फिलिप्स कर्व तो मॉडल ही गलत है, ठीक है। और इनकी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड थी? इनकी थ्योरी थी आपकी बेस्ड क्या कहते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंडिंग थी, ठीक है। जो आपकी फिलिप्स कर्व जो ओरिजिनल था A.W. फिलिप्स ने दिया था, दैट वाज बेस्ड ऑन स्टैटिक एक्सपेक्टेशंस। फ्रीडमैन एंड फेल्प्स ने जो मॉडिफाई करके दिया उसके अंदर आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी? अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस। और रैशनल एक्सपेक्टेशंस किसने दिया? आपका जॉन मुथ ने दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम स्टैटिक एक्सपेक्टेशन, अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन की, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो स्टैटिक एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि वो इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी नहीं मानते कि आपकी इन्फ्लेशन क्या करेगी, मार्केट के अंदर चेंज करेगी, वो ये बिल्कुल भी नहीं मानते। और अडैप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या कहती है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल फॉर्म देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट, ठीक है। वो मानते हैं कि आपका जो इस बार आपकी जो इन्फ्लेशन रही है उसके बेसिस पे, या पिछले बार जो आपकी इन्फ्लेशन रही है उसके बेसिस पे आपकी फ्यूचर में कितनी इन्फ्लेशन रहेगी। दिस इज सिंपली और अडैप्टिव, अडैप्ट कर रहे हैं आपके एनवायरनमेंट के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं। Rational expectation, it is the process by which people form their expectation about what will happen in the future based on all relevant information. अब वो ये नहीं देख रहे कि सिर्फ पास्ट में क्या हुआ है, ठीक है, पास्ट ट्रेंड्स के साथ साथ वो और भी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिसेशन है या बूम चल रहा है, हर चीज़ को देखकर फिर वो एक डिसीजन लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना होगा। तो यही डिफरेंस है हमारा इन तीनों के बीच में। चलो नेक्स्ट, ये आपका पिछले से पिछली बार पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। ये कुछ बिजनेस साइकिल्स हैं। तो बिजनेस साइकिल उन्होंने पूछी थी कि कौन सी छोटी होती है, कौन सी इनमें बड़ी होती है, मतलब क्रोनोलॉजी में लगाना था।
तो आपको देखना है जो सीजनल साइकिल्स होती हैं, सीजनल बिजनेस साइकिल, वो 1 साल की होती है, ठीक है। जो किचन साइकिल होती हैं वो 3 साल तक की होती हैं, जो जुगुलर होती हैं वो 10 साल तक की होती हैं, जो कुजनेट्स की साइकिल है दैट इज़ फॉर 15 to 20 ईयर्स, और लास्ट आपकी कॉन्ड्रेटिव आपकी सबसे ज़्यादा लंबी बिजनेस साइकिल होती है जो कि 48 to 60 ईयर्स के अंदर लास्ट करती है। तो आपको इनको इस ऑर्डर के अंदर याद रखना है, सीजनल, किचन, जुगुलर, कुजनेट्स, कॉन्ड्रेटिव, ठीक है। तो ये आपका एक बार आया हुआ है पेपर के अंदर क्वेश्चन, और 2021 में ही आया हुआ है, तो इसीलिए आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, एक आपका क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या हो, रिसेशन हो या फिर डिप्रेशन हो, तो इकोनॉमी को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, या फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से रिएक्ट करनी चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में रिसेशन है तो क्या होना चाहिए, रिसेशन का मतलब क्या है, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई पड़ी हुई है आपकी लेकिन डिमांड नहीं है, ठीक है। तो आपको डिमांड इंक्रीज़ करनी है, तो डिमांड कैसे इंक्रीज़ करोगे, आप अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दो, ठीक है, या फिर आप अपने टैक्सेस कम कर दो, जिससे कंजम्पशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। वाईडी आपका इंक्रीज़ कर जाएगा, तो आगे आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ करेगी थ्रू कंजम्पशन में इंक्रीज़, ठीक है। तो इंक्रीज़ इन कंजम्पशन होगा, इससे आपकी डिमांड में इंक्रीज़ आ जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने की, तो इससे तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, डिमांड में इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज AD = C + I + G + NX होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, ठीक है, डिप्रेशन इज़ एन एक्सट्रीम स्टेज ऑफ रिसेशन, ठीक है, जब आपका बहुत टाइम रिसेशन रह जाए दैट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक कंपोनेंट को कांस्टेंट रखना चाहिए। अगर आप टैक्सेस कम कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको अपने टैक्सेस कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिसेशन में आप दोनों में चेंजेस लेकर आते हो, और डिप्रेशन के अंदर आप एक में चेंज लेकर आओगे और दूसरे को कांस्टेंट कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी बिजनेस साइकिल की थ्योरीज, इनकी भी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, कौन सी पहले आई कौन सी बाद में आई, और इनके नाम याद रखने हैं किसने दिया, ठीक है। तो शुम्पीटर की थ्योरी ऑफ इनोवेशन है, किसका आई, 1911 के अंदर आई सबसे पहले। देन आपकी आई प्योर मॉनेटरी थ्योरी, जो अभी हमने पढ़ी थी, किसकी थी, हायक की थी ये वाली, यहाँ पर तो कुछ गलती है शायद, ये हायक की थ्योरी है प्योर मॉनेटरी थ्योरी। देन मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट किसकी है, हॉटरे की है। देन सैमुएल्सन मॉडल ऑफ मल्टीप्लाई एंड एक्सेलरेटर इंटरैक्शन 1934 में आया, कीन्स ने 1936 के अंदर दी अपनी थ्योरी। देन कार्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न ट्रेड साइकिल थ्योरी 1940 में आया, और लास्ट में आपकी हिक्स की थ्योरी आई 1950 में। इसको आपको ना इस ऑर्डर के अंदर याद रखना है बस, ठीक है। समझ में आया सबको। चलो, तो इन दोनों में थोड़ी दिक्कत है, ये आप उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप आगे पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, देन कम्स योर टॉपिक IS एंड LM, ठीक है। IS एंड LM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर कम्प्लीटली IS LM को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हो आसानी से जब मैं आपको नोट्स दूंगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ वो कर लीजिए, माइंडियर इकोनॉमिक्स के नाम से ही है, वहीं पर आपको इसकी PDF मिलेगी, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर फिर इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैं आपको पढ़ाती हूँ जो पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपसे क्या पूछा जाता है, देखो ये वाली जो आपकी पेज है, कौन सा पेज नंबर है ये, 22, ठीक है। तो 22 पेज नंबर जो है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो, अगर हम बात करते हैं IS की और LM की, ठीक है, तो IS जो है अगर उसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उसका स्लोप कम है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होगा, किन चीज़ों की वजह से होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपका जो IS है वो स्टीप कब होता है, फ्लैट कब होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो, तो IS आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, IS इज़ योर इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, ठीक है। और LM क्या होता है आपका, लिक्विडिटी के लिए आपका ये यूज़ होता है, ठीक है, लिक्विडिटी के लिए। तो IS कर्व क्या कहता है, IS कर्व आपका कहता है जब आपकी गुड्स मार्केट क्या होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। जब आपकी गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो आप IS कर्व फॉर्म करते हो, ठीक है। वहीं अगर आपकी मनी मार्केट, ठीक है, यानी कि आपकी जो मनी मार्केट है, यानी कि आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी की जब हम बात करें, उसमें अगर इक्विलिब्रियम हो तो वो कौन सा कर्व होता है, LM कर्व होता है, ठीक है। अब देखो, IS का इक्वेशन जो है वो ये होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी IS की इक्वेशन है, I = A बार बाय B - Y × 1 - C/B,
और एल एम की क्या होती है, आई इज इक्वल्स टू के बाई एल वाई माइनस एम एस बाई पी एल। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी सिंपली है इक्वेशन ऑफ एल एम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एल एम एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ आई एस। अब देखो, अगर मैं कहती हूँ कि आई एस का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप ये वाली टर्म है आपकी 1 माइनस सी बाय बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 माइनस सी बाय बी। तो अगर ये आपका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो आपका आई एस कैसा दिखेगा, स्टीप दिखेगा। ठीक है, आई एस आपका कैसा दिखेगा, स्टीप दिखेगा। और अगर ये स्लोप आपका स्मॉल है, छोटा है, तो आपका आई एस कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है जब भी किसी भी कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है, जब भी किसी कर्व का स्लोप ज़्यादा होता है यानी कि उसकी ढलान ज़्यादा होती है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। अगर किसी भी कर्व की ढलान ज़्यादा है तो वो कैसा होता है, स्टीप होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसी कर्व की जिसका स्लोप कम है यानी कि उसकी ढलान कम है, तो वो कैसा होता है, फ्लैट होता है कर्व। ठीक है, समझ में आया। आई एस जो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, तो अगर वो स्टीप दिखेगा तो ऐसा दिखेगा, अगर फ्लैट दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलो, तो अगर स्लोप ज़्यादा है तो वो किस किस वजह से हो सकता है, अब यहाँ पर देखो, अगर आपका एम पी एस ज़्यादा हो, एम पी एस क्या है 1 माइनस सी, क्योंकि सी यहाँ पर क्या है आपका एम पी सी। ठीक है, तो 1 माइनस एम पी सी इज एम पी एस, हम सबको पता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये 1 माइनस सी क्या होगा, 1 माइनस एम पी सी, दैट मीन्स एम पी एस। तो अगर आपका एम पी एस ज़्यादा है तो आपका स्टीप होगा, एम पी सी कम है तो स्टीप होगा। ये आपका एम पी सी है ना, सी वैल्यू, तो ये अब कम होगी तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका ऑलरेडी ओवर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देन अगर आपका के कम हो, ठीक है, के कम हो या फिर आपका बी कम हो, बी क्या है आपका यहाँ पर, ये बी वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये वाली जो बी वैल्यू है अगर आपकी कम हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, आपका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा। ठीक है, अगर के आपका कम हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये स्टीप हो जाएगा। ठीक है, के सिंपली इज योर मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है, ये मल्टीप्लायर है। चलो, देन अगर आपका स्लोप स्मॉल है, ठीक है, यानी कि आपका आई एस कैसा बनेगा, फ्लैट बनेगा। तो ये कब कब होगा, जब एम पी एस आपका कम हो, एम पी सी ज़्यादा हो, के ज़्यादा हो और बी ज़्यादा हो। सेम इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर एल एम कर्व। एल एम कर्व का स्लोप ज़्यादा कब होगा, ठीक है, जब स्लोप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो स्टीप दिखेगा। अगर स्लोप कम होगा तो वो फ्लैट दिखेगा। ठीक है, सेम जैसे आई एस के अंदर होता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, एल एम का स्लोप होता है के बाय एल, जैसे आई एस का क्या था 1 माइनस सी बाय बी, इसका होता है के बाय एल। तो अगर आपका के ज़्यादा तो स्लोप ज़्यादा, एल कम तो स्लोप ज़्यादा, के कम तो स्लोप कम, एल ज़्यादा तो स्लोप कम। ठीक है, ये वाला सिंपली, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिगर। देन नीचे वाला फिगर देखो, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये देख लेते हैं, आई एस कर्व हमारा कैसा दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखता है। ठीक है, देन एल एम हमारा कैसा दिखता है, एल एम हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट रेट होता है, और यहाँ पर आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है आपका आई एस, और इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है एल एम। ठीक है, अब अगर मैं आई एस के ऊपर की बात करूँ, आई एस के राइटवर्ड जो भी एरिया है उसकी बात करूँ, यहाँ पर आपकी एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, क्योंकि मैंने कहा ना आई एस क्या है, गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम, और एल एम क्या है, मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बात कर रही हूँ राइट साइड ऑफ या राइट एरिया ऑफ आई एस, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, और इससे नीचे क्या होगा, एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स। ठीक है भाई, अगर मैं एल एम की बात करूँ तो एल एम में अपवर्ड में क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, और नीचे क्या होगा, एक्सेस डिमांड फॉर मनी। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कर देती हूँ आई एस और एल एम को, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इस एरिया के अंदर एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा या डिमांड होगा, या क्या होगा, मतलब डिमांड ज़्यादा होगी या सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी की या गुड्स की, इन चारों एरिया में मुझे बताना है। तो किसके बेसिस पे बताऊँगी मैं, इसी के बेसिस पे बताऊँगी। ठीक है, समझ में आया, तो इसके बेसिस पे आप इसको एनालाइज कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़, ये जो यहाँ पर लिखी हुई है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, देखो
अगर आपका IS फ्लैट हो या फिर आपका LM स्टीप हो तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इफेक्टिव होती है, ठीक है, मोर इफेक्टिव होती है। अगर आपका IS स्टीप हो या LM फ्लैट हो तो आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मोर इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब इसका पूरा अच्छे से अगर आपको समझना है तो मैंने यहाँ पे सारे ग्राफ्स आपके बनाए हुए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सारे आप इसमें से देखकर समझ सकते हो, जब आप उसमें देखोगे टेलीग्राम चैनल पे आप इसको डाउनलोड करोगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बट जो मेन क्रक्स है वो यही है इसका, ठीक है, कि अगर आपका IS फ्लैट या LM स्टीप तो मॉनेटरी पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव, और व्हेन IS इज स्टीप और LM इज फ्लैट तो आपका फिस्कल पॉलिसी विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर फिशर इफेक्ट। फिशर इफेक्ट क्या कहता है, फिशर इफेक्ट कहता है दैट योर रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या है, दिस इज योर रियल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, दिस इज योर रियल इंटरेस्ट रेट, दिस इज योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट होता है मार्केट का, ठीक है, एंड दिस इज योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो इसका आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, प्लस रिलेशनशिप भी आ सकता है। रिलेशनशिप क्या है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा डिक्रीज करेगा जब आपकी इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। जब आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज करेगा, आर जो है आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की, तो अगर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो आपका आर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो आपका आर भी इंक्रीज करेगा, रियल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज करेगा। वहीं अगर आप एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की बात करो तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अनलेस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर से इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इंक्रीज किया, ये बढ़ाएगा तो इससे डिक्रीज हो जाएगा, तो रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, रियल इंटरेस्ट रेट आपका उतना का उतना रह जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपके क्या क्या होते हैं मनी सप्लाई के, एक तो करेंसी, ठीक है, और एक आपका डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो उनके अंदर आपके कुछ मेजर्स हैं मनी सप्लाई के जो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, M1 M2 M3 M4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। M1 क्या होता है आपका, C + DD + OD, यानी कि करेंसी विद योर पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद योर कमर्शियल बैंक्स, देन अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसको हम नैरो मनी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। M2 क्या होता है, M1 + सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है। देन कम्स M3, M3 क्या होता है, M1 + टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। इसको ही हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी कहते हैं, AMR कहते हैं, और इसको ही हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। M3 को, M1 को नैरो मनी कहते हैं, M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M4 क्या होता है, इट इज़ M3 + टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करके आपका ये आता है M4। तो ये आपको याद रखना है, इनके कंपोनेंट्स याद रखने हैं, प्लस ब्रॉड मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है। और साथ ही में ये चीज़ ध्यान रखो आप, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, M1 से M2 M3 M4, यहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो क्या करने लग जाती है, लिक्विडिटी आपकी डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। लिक्विडिटी का जो कंपोनेंट है आपका डिक्रीज करता है जैसे ही आप M1 से M4 की तरफ जाते हो। नेक्स्ट कम्स योर हाई पावर्ड मनी, ये भी पेपर के अंदर काफ़ी बार आपने देखा होगा। हाई पावर्ड मनी क्या होती है आपकी, C + R + RR + ER। C क्या है आपका करेंसी, R क्या है आपका रिजर्व्स, देन दिस इज योर एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है, दिस इज योर रिजर्व रेशियो, दिस इज योर एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है। चलो, तो मनी मल्टीप्लायर, नेक्स्ट मनी मल्टीप्लायर क्या होता है आपका, M/H, ठीक है। M/H क्या है, M इज योर मनी सप्लाई टोटल एंड H इज योर हाई पावर्ड मनी, ठीक है। तो आपने मनी सप्लाई को डिवाइड कर दिया किससे, हाई पावर्ड मनी से, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या है, 1 + CR डिवाइडेड बाय CR + RR + ER, ठीक है। CR क्या है आपका, C/D, C/D यानी कि आपका करेंसी और डिपॉजिट्स का रेशियो है। तो आपका मनी मल्टीप्लायर पर देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपका C/D बढ़ जाए, ठीक है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाए तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। अगर आपका R बढ़ जाए, मतलब रिजर्व रेशियो बढ़ जाए या एक्सेस रिजर्व रेशियो बढ़ जाए आपका, तो क्या होगा, मनी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर आपका कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
ये भी वही सेम ही है जो पिछला मैंने आपको बताया, बस यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट भी बता दिया कि किसके बढ़ने से क्या होगा। चलो नेक्स्ट कम्स योर कंजम्पशन फंक्शन, जो हमने पहले काफ़ी बार करा हुआ है, अपने 11th-12th के अंदर भी किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन आपका दिखाता है इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप होता है? जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके साथ कंजम्पशन भी बढ़ती है इनकम के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। और इनकम जब आपकी बढ़ रही है तो इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। जितना भी आपकी इनकम में इंक्रीज आ रहा है उससे कम इंक्रीज होगा आपकी कंजम्पशन के अंदर, बिकॉज सम प्रपोर्शन ऑफ योर इनकम इज बीइंग सेव्ड, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, और आपका सेविंग्स कंजम्पशन फंक्शन कैसा दिखेगा? देखो, आप कंजम्पशन फंक्शन आपका दिखता है ऐसा, सी बार कहाँ गया, आपको बना के लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सी बार प्लस बी वाई, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। सी बार क्या है आपकी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बी क्या है आपका? एमपीसी, ठीक है। सी बार है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी है आपका एमपीसी, वाई है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, और सी क्या है? दिस इज योर सिंपली कंजम्पशन। तो कैसा रिलेशनशिप है? जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू द फैक्ट दैट इनकम इज बीइंग सेव्ड, ठीक है। चलो, इसी को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। ये मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपने अभी हमने किया है कीन्स की एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन अब सिंपली आपका क्या है? देखो, दो तरीके की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमस, ठीक है, जो आपकी इनकम इन इलास्टिक होती है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो आपकी इनकम पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, दैट इज़ योर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जो आपकी इनकम के बढ़ने या घटने से जिसका इम्पैक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता, दैट इज़ योर ऑटोनॉमस, जो खुद से होगी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के फ़ायदे के लिए। ज़्यादातर ये गवर्नमेंट ही करती है आपकी, और इंड्यूस्ड कौन सी करती है? प्राइवेट सेक्टर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलो, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपका MEI क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर तो आपकी MEI इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिटेबल है, यानी कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इससे उल्टा है, लेस देन है, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसको ध्यान रखो। आपका सप्लाई प्राइस क्या हो जाता है आपका? R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई प्लस R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस Rn डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर n, जहाँ पे आपका R1 R2 Rn क्या है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स, ठीक है। और I क्या है आपका? रेट ऑफ डिस्काउंट, या फिर MEC क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अगर आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको बोरो करना चाहिए फंड इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये कम है तो आपको बोरो नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, देन नेक्स्ट है यहाँ पर आपकी कुछ थ्योरीज हैं ये, ठीक है ना। कुछ थ्योरीज हैं आपकी मनी डिमांड से रिलेटेड, वो आपको देख लेनी है। मनी डिमांड से रिलेटेड सबसे पहली है बॉमल्स की थ्योरी से रिलेटेड। तो पहला ही क्वेश्चन था इस बार इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर, 2022 का जो अटेम्प्ट हुआ उसमें पहला ही क्वेश्चन था आपका बॉमल से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन था वो? स्क्वायर रूट फार्मूला किसका है? तो स्क्वायर रूट फार्मूला किसका है? बॉमल ने दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये एक लौता आपका ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि अभी हमने कीन्स का पढ़ा था, कीन्स ने क्या कहा? कीन्स ने कहा था कि आपकी जो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी होती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो आपकी होती है वो सिर्फ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। वो इनकम इनइलास्टिक इंटरेस्ट इनइलास्टिक होती है, सिर्फ इनकम पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्पेक्यूलेटिव तो करती है लेकिन ट्रांजैक्शन डिमांड नहीं करती, डिपेंड किसके ऊपर? इंटरेस्ट रेट के ऊपर। वहीं आपके जो ये भाई साहब हैं, बॉमल भाई साहब हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन डिमांड है वो इनकम पे भी डिपेंड करती है और साथ ही में इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये फॉर्मूला भी देते हैं एक, जिसको हम स्क्वायर रूट फार्मूला कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट फार्मूला क्या है? ट्रांजैक्शन डिमांड इज इक्वल्स टू रूट अंडर
2BT डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ट्रांजैक्शन डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। देन टी इज़ योर रियल इनकम, रियल इनकम और एम के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। देन देयर इज बी, बी क्या है, रियल नॉन इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो इसके साथ भी कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। चलो देन ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके जो 3 दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, कीन्स क्या कहते हैं, कीन्स कहते हैं दैट ट्रांजैक्शन डिमांड इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक, ठीक है, आपकी इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। देन बॉमल कहता है कि इंटरेस्ट इलास्टिक होता है आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर ये पूछ सकते हैं। देन आपके टॉबिन का मॉडल है। टॉबिन का मॉडल आपका किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका कि मनी डिमांड फंक्शन आपका मनी डिमांड जो है वो किसका फंक्शन होते हैं, रिस्क और रिटर्न का, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आप उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। बस इसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट फ्रीडमैन की रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। फ्रीडमैन की आपकी क्यूटीएम वैसे मेन किसकी है, फिशर की है, क्लासिकल थ्योरी। लेकिन फ्रीडमैन ने उसको रीस्टेट किया था, तो उन्होंने क्या कहा कि मनी डिमांड जो है आपका, रियल मनी डिमांड जो है किस किस का फंक्शन होता है, वेल्थ का फंक्शन होता है, देन ह्यूमन वेल्थ का फंक्शन होता है, देन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है, देन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बॉन्ड का होता है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इन सब चीज़ों का फंक्शन होता है आपका मनी डिमांड, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या कहते हैं कि मनी डिमांड आपका एक स्टेबल फंक्शन होता है, और यहाँ पे मनी जो है उसको उन्होंने कैपिटल गुड की तरह कंसिडर किया है, ठीक है, समझ में आया ये। चलो नेक्स्ट है आपका बॉमल टॉबिन का मॉडल। बॉमल अलग है, टॉबिन अलग है, उनकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं और इनकी मिला के भी एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बॉमल टॉबिन मॉडल, ठीक है। अब ये किस बारे में बात करती है, ये कहते हैं कि जो बॉन्ड होल्डिंग होती है ये किसका फंक्शन होती है, ये आपकी इनकम और नंबर ऑफ बॉन्ड ट्रांजैक्शंस का फंक्शन होती है। ये वैसे थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। यहाँ पर देखो क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड जो है वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। देन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, ठीक है। ये स्पेशली मैंने आपके लिए वाली जो पेज है ये मैंने आज ही लिखा है खुद से, क्योंकि इसके बेस पे आपका आता है न्यूमेरिकल, ठीक है। और हर साल आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता ही है इस टॉपिक के ऊपर, तो वो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हम सबको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड भी हमको पता है क्या होती है, C + I + D + NX, ठीक है। और AS क्या होता है हमारा, Y के बराबर होता है, आउटपुट के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। फिर मैंने क्या किया, Y को मैं इस तरफ ले आई हूँ आपका LHS में, और इन टर्म्स को RHS में लेकर आ गई। अब मुझे पता है C कंजम्पशन फंक्शन होता है, कंजम्पशन फंक्शन को मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। C बार + B1 y - t बार, ठीक है। t बार क्या है आपका, टैक्स है, टैक्सेस जितने आपने पे करे हैं, और y - t टोटल क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम। B1 इज योर MPC, C बार इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, प्लस I बार - B2I, ठीक है। I बार क्या है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये B2I क्या है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन G बार + G बार + NX बार, ठीक है। G बार क्या है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, NX बार क्या है आपका एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि मैंने कांस्टेंट माने हैं। अब मैंने इनमें जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी आपकी कांस्टेंट टर्म्स थी, उनको मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम कर ली, ठीक है, और उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। फिर आपको ऐसे ही आपको पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, वो आपको ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ दे देता है, इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू दे देता है, और फिर वो आपसे पूछता है कि फाइंड कीजिए आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको फाइंड आउट करना है। अब इक्विलिब्रियम आपका कहाँ होता है, जहाँ पे y = AD होता है या AS = AD होता है, तो आपने सिंपली यहाँ पर पुट कर दिया AD के अंदर सारी वैल्यू, C बार की वैल्यू पुट कर दी, B की कर दी, Y की आपको निकालनी ही है, T की पुट कर दी, G की पुट कर दी आपने, B2 की पुट कर दी आपने, G बार की कर दी, I बार की कर दी आपने, NX बार की कर दी। तो सबकी आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है यहाँ पर सिंपली। फिर इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा था, y = 370 + 0.8 y - 40, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करो, ये 0.8 y इधर चला जाएगा, y में से 0.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.2 y, तो 0.2 y आपका कितना आया 330
और आपने 0.2 को फिर यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भेज दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1650। तो ये आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छे से आप समझ लो कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वो आपसे पूछ लेता है कि गवर्नमेंट मल्टीप्लायर निकालो। तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पूछे, चाहे टैक्स मल्टीप्लायर पूछे, चाहे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछे, एक ही तरीका है। क्या तरीका है, जिसका भी मल्टीप्लायर पूछा है ना उसकी वैल्यू पुट मत करो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर पूछा है तो उसकी वैल्यू पुट मत करो, टैक्स मल्टीप्लायर पूछा है तो टैक्स की वैल्यू पुट मत करो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पुट मत करो, ठीक है। उसको वैसे ही रहने दो जो लिखा हुआ है, जी बार या टी बार या आई बार, जो भी आपको दिया हुआ है पेपर के अंदर, उसको वैसे ही रहने दो, वैल्यू पुट मत करो। और एग्जैक्टली बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दो सिवाय इनके, जो भी आपको मल्टीप्लायर निकालना है। और जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाएगी, 0.2y = 230/g बार। अब आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर होता है आपका ΔY/ΔG, ये आपका होता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर या फिस्कल मल्टीप्लायर, ठीक है ना, एक ही बात है। या फिर आप इसको कह सकते हो चेंज इन y, ठीक है, ΔY/चेंज इन g, ΔG, ठीक है, ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देन आप इसको dy/dg भी लिख सकते हो, dy/dg, ठीक है, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना है उससे, लेकिन मतलब एक ही है, इन तीनों का मतलब आपस में बराबर ही होता है, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे ही आपने ΔY/ΔG निकाला तो आपकी वैल्यू आ गई 1 / 0.2 यानी कि 5 आपका गवर्नमेंट मल्टीप्लायर आ गया। ऐसे अगर टैक्स मल्टीप्लायर निकालना है तो मैंने यहाँ टैक्स की वैल्यू पुट नहीं करी, फिर आगे इक्वेशन सॉल्व करी तो 0.2y = 370 - 0.8 t बार आ रहा था, तो मैंने फिर ΔY/ΔT बार किया तो मेरा आंसर आया -4। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं डाली, आगे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आप इसको जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और एक बार खुद से ये चारों के चारों पार्ट्स जो है वो सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आता है आपका क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे जो आज की मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अंदर कवर हो चुका है, ठीक है। देन इसके अलावा आपको एक बीओपी टॉपिक है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। बीओपी के बारे में आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से कि बीओपी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक आपका करंट अकाउंट होता है, आपका कैपिटल अकाउंट होता है, देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पढ़ लेना क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर आप एक बार फोकस कर लेना, बीओपी पढ़ लेना अच्छे से। बहुत सिंपल टॉपिक है वैसे तो, लेकिन जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा नीचे, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं आने वाले वीडियो आपको फटाफट से मिलती रहे, आपको वेट ना करना पड़े। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो माइंड योर इकोनॉमिक्स विद $S, ठीक है, आप वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी वो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कर सकते हैं। बिजनेस इंक्वायरी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं mindoreconomics@gmail.com के ऊपर ईमेल लिखकर। देन आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर मैं सारी ये PDFs भी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जल्दी ही मैं आपके साथ कल माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।